हेलो व्यूअर्स, तो अभी मैं बात करने जा रही हूँ अबाउट इन्वेस्टिगेशन और वी कैन से डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी की अगर मैं बात करूँ तो डायग्नोसिस के अंदर सबसे मेन जो होगा वो आपका हिस्ट्री टेकिंग सबसे मेन रहता है। हिस्ट्री टेकिंग के ही अंदर आपके सारे फैक्टर पता चलेगा कि रीज़न क्या है, कोज क्या है, पेरीनेटल है कि नेटल है कि पोस्टनेटल है। ठीक है, तो रीज़न आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन देख के आप ऑलमोस्ट 70% आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो केस है वो सीपी का है और सीपी के अंदर कौन सा है, डाई है, हेमी है, क्वाड्री है या फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल है। नेक्स्ट इन दोनों के अलावा जो बचता है वो है एमआरआई। ठीक है, एमआरआई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसके अंदर आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग सीटी। सीटी आप जनरली ना ही कराएं तो अच्छा है, क्योंकि सीटी हम कराते भी हैं तो हम जनरली आइडिया लेना चाहते हैं अबाउट कैल्सिफिकेशन का। ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर आप थ्रू आउट आइडिया लेना चाहेंगे तो पेशेंट को एमआरआई ही जनरली एडवाइस किया जाता है। इसके अलावा कुछ जो और टेस्ट होते हैं, जैसे मान लो जेनेटिक प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कुछ अलग से टेस्ट हो गए। ठीक है, जेनेटिक इवैल्यूएशन के लिए तो, या फिर थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर्स अगर किसी को हो तो उनके लिए अलग इवैल्यूएशन हो, तो वो अलग है। ठीक है, मेनली जो है ये 3 के ऊपर ही बेसिस होता है। तो अब मैं बात करूँगी इसके ट्रीटमेंट की। तो मेन देखो सबके अंदर अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर ज़्यादा मतलब मेडिसिन्स को लेके ट्रीट नहीं किया जाता है, इनका ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं है। ठीक है, इनके सीपी के पेशेंट को जनरली थेरेपी और जो आपका स्पोर्टिव ट्रीटमेंट होता है वही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। स्पोर्टिव की अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो स्पास्टिक हेमीप्लीजिया का पेशेंट है तो उसका एक साइडेड इफेक्ट होगा, तो उसको ऐसी मतलब कुछ एक्सरसाइज ऐसी करानी चाहिए, जैसे मान लो नॉर्मल पार्ट उसका नॉर्मल है, ठीक है, उसको अंडर कास्टिंग रख के जो अब नॉर्मल पार्ट है उसको एक्सरसाइज कराया जाता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जो जो एक्सरसाइज कराई जाएंगी तो वो आपको एडवाइस किया जाता है। इसकी ऐसे ही मान लो डायबिटीज़िया का पेशेंट है जिसको चलने में प्रॉब्लम होती है तो उसको आपको बोला जाता है कि आप पर्टिकुलर फ्रेम की हेल्प से चलिए। ठीक है, स्टैंड की हेल्प से चलने के लिए बोला जाता है उसको। और जैसे ये सारी थेरेपीज़ अलग हैं, जैसे मान लो पेशेंट को स्पीच थेरेपी अलग से दी जाती है, साइकोलॉजिकल चेकअप पेशेंट का कई बार कोग्निटिव के लिए वो भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग इनसे जो विजन थेरेपी है, हियरिंग, तो इनका सब कुछ आपका अलग अलग थेरेपीज़ के ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है, अलग से कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्वाड्रिप्लेजिया वाला पेशेंट है उसको जनरली व्हील चेयर्स वगैरह के लिए ही अलाउ किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, स्पोर्टिव जो ट्रीटमेंट है वो इनका एक बेस लाइन होता है। ठीक है, इसके अलावा फिजियोथेरेपीज वगैरह जो इसके अंदर मेनली की जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जनरली जो होता है वो मसल्स की जो स्पास्टिसिटी, मैंने उससे बताया कि सबके अंदर होती है, तो स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए जो टोन बढ़ी हुई होती है उसको कम करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्लोफेन हो गया या फिर बेंजोडाइजापिन्स। ठीक है, बेंजोडाइजापिन्स हो गए, मान लो डाइजापेम वगैरह टैबलेट जो हो गई। ठीक है, बैक्लोफेन हो गई, तो ये हम मसल्स की स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा लीवोटोपा की टैबलेट्स का भी मतलब कुछ पेशेंट्स के अंदर ऐसा इफेक्ट देखा गया है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ पेशेंट को रेजरपाइन वगैरह भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है बोटुलिन टॉक्सिन। बोटुलिन टॉक्सिन क्या होता है कि ये इंजेक्शन की फॉर्म में होता है जनरली, जो भी मसल्स जो होती है आपकी उसकी जिसकी स्पास्टिसिटी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है आपको कम करनी होती है, तो ये इंजेक्शन जो होता है वो जनरली डायरेक्टली उस मसल्स के अंदर हम दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पास्टिसिटी कम होती है। कहने का मतलब क्या है कि ये जितने भी 4-5 जो ड्रग्स जो बताई हैं वो केवल और केवल यूज़ की जाती हैं मसल्स की स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा डेंट्रोलिन, इनकी डोजेज़ अलग अलग है, तो वो डोजेज़ आपको पता है पीडियाट्रिक्स जो ब्रांच है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू ये एज फिक्स की जाती है। ठीक है, तो वो वेरी करेगी, तो इसलिए जनरली डोज यही 0.01 से 0.02 mg पर kg पर डे के हिसाब से होती हैं। ठीक है, कुछ 0.05 तक भी होती हैं, तो ये डोज जो है वेरी करती है किसमें, एज और वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा एक मान लो मसल हिप डिसलोकेशन जिसके अंदर ज़्यादा होती है तो उसके अंदर एक प्रोसीजर भी किया जाता है सर्जिकल, जिसकी वजह से मसल स्पाज्म को रिड्यूस किया जाता है, जिसका नाम होता है राइजोटोमी प्रोसीजर। सो इट इज़ ऑल अबाउट cerebral palsy. Thank you so much.